consultations that youth were able to craft a consensus and persuade people to agree. Just a couple of more two things that I would like to point out. One that was very visible was that there was a very strong sense among youth that they are not just passive recipients of knowledge, but that they are active agents of change. And there was a sense that while global issues affect them, it is a two-way process, that events that are happening in India affect the world just as much. In many of these discussions, there were young scientists that presented their findings to the international gathering. There were young startups who explained their business ideas, and that received a lot of accolades, a lot of appreciation. So they were very aware that they can affect others too. And lastly, that in all these consultations, it was a very diverse group. There were people from academia, there were people from politics, from business, from social enterprises. And I think it was that such a gathering, a diverse gathering, that contributed to a very, very energetic discussion, and that enabled youth to build their networks. So I think those are the few things that I would like to point out. Thank you. Thank you. Thanks a lot. Thank you. Thanks a lot, ma'am. And this is something which is, I think, quite interesting in terms of seeing how the process started and how it became so popular. और ये सवाल लेकर के हम अपूर्व चंद्रा जी के पास जाएंगे, जो INB सेक्रेटरी हैं, और उनके नेतृत्व में एक बड़ा मीडिया कैंपेन भी हुआ, एक बड़ा प्रयास भी हुआ, जिसमें कोशिश हुई कि हम उन तमाम मुद्दों को पकड़ सकें, उन तमाम मुद्दों को देख सकें, उन तमाम मुद्दों की जो गहराइयां हैं उनको अलग अलग चैनल्स पे, अलग अलग प्लेटफॉर्म से लाके सामने रखा जाए. INB की इसमें क्या भूमिका रही, ये हम अपूर्व चंद्रा जी से पूछेंगे. सो ओवर टू यू सर. धन्यवाद प्रोफेसर चतुर्वेदी. जैसा कि मिस्टर श्रिंगला ने शुरू में बताया कि ये जो G20 का समिट भारत ने होस्ट किया, ये एक पहली बार ऐसा हुआ कि 60 शहरों में 220 मीटिंग हुई और सब लोगों का इन्वॉल्वमेंट हुआ. जन भागीदारी, जो कि प्रधानमंत्री जी ने कहा कि सब लोग इसमें इन्वॉल्व होने चाहिए, और आप जैसे यूथ हो या कोई भी पब्लिक का व्यक्ति हो, भारत का नागरिक हो, उन्हें लगा कि G20 हमारा है और G20 के हम एम्बेसडर हैं. 1,20,000 डेलीगेट्स आए. उन्होंने भारत की विविधता देखी, भारत का खान पान देखा, भारत का टेक्सटाइल देखा, भारत की कल्चर देखी, और आप लोगों ने किस तरह से उनका स्वागत किया वो देखा. तो ये लोग जो 1,20,000 लोग थे, ये भारत के एम्बेसडर बन के अब अपने देश में वापस गए, और वहां पर उन्होंने G20 की प्रशंसा करी और ये बताया कि भारत ने किस तरह से G20 को संभाला है, किस तरह से उसको ऑर्गेनाइज किया है. तो ये जो जनभागीदारी थी, जिसमें हमने इस पूरे देश की विविधता दिखाई, आप सब लोग उसमें सहभागी थे, और हमारा देश में प्रोडक्ट तो है ही हमारा, क्योंकि हमारा देश में जिस तरह की विविधता है, किसी भी, मेरे ख्याल से किसी भी और देश में, यूरोप के किसी देश में उस तरह की विविधता देखने को नहीं मिलती. ये सब हम दिखा पाए और लोगों को ऐसा लगा कि हम इसके भाग हैं. अभी 4 दिन पहले माननीय प्रधानमंत्री जी ने यहाँ पर जो वर्कर्स थे उनके साथ संवाद किया, जिन्होंने G20 में भाग लिया, और उनका कहना यही था, चाहे वो दिल्ली पुलिस के कांस्टेबल हो, चाहे MCD के माली हों, कि G20 में अगर कुछ भी गलत होता, चाहे गमला ही इधर से उधर हो जाए, तो उन्हें ऐसा प्रतीत होता था कि जैसे देश की इज्जत इसमें कहीं को हानि न पहुंचे. तो ये जो सेंटिमेंट है कि हम लोग देश की इज्जत को ऊंचा रख रहे हैं, ये इसमें आप सब लोगों का सहभाग और पूरे देशवासियों का सहभाग, जब ये एक मास मूवमेंट की तरह हो गया, तो उसकी वजह से G20 आज पूरे विश्व में, पूरा विश्व ये मानता है कि G20 भारत ने जो किया, एक इस तरह का G20 न पहले कभी हुआ, न आगे कभी हो पाएगा. और इसके लिए आप सब लोग जिम्मेदार, आप सब लोगों का सहभाग और माननीय प्रधानमंत्री जी का नेतृत्व, इसकी वजह से ये सब मेरे ख्याल से पूरा हो पाया. Thank you. Thanks a lot, Mr. Chandra. Let me now turn to the
parts which were more, I think, responsible for getting everything together. And that's where Ambassador Muktesh Pardeshi comes in. He has been leading the organizational component of the G20. How it all happened, what all was done, what was envisaged, how orchestration of so many meetings, so many cities and so many states, how they were all roped in. That was only one part of the things. Getting guests not only from G20 countries, but special invitees, permanent invitees, whatnot. And we are giving him only 3 to 4 minutes to give us this overview. Over to you, Muktesh. I think the success of our presidency is judged by two standards. One is the diplomatic outcome, which we have seen in the shape of communique, which was issued by leaders. And the second is the organizational, the structure, the skills, and the capacity through which India delivered all 200 plus meetings in 60 locations. Friends, our organizational journey began on 1st December 21 when India joined the Troika. And that gave us a seat on the 3-member steering group which drives the agenda of the G20. We started observing how Indonesia was conducting G20 presidency, and very soon the Union Cabinet decided on the organizational structure for our presidency. A secretariat was created. At the head of the secretariat is Prime Minister himself. You should know that there are very few leaders in the world who would have attended 9 G20 summits before he laid out the vision for India's presidency. So we got the benefit of Honorable Prime Minister who had attended 9 meetings earlier, 9 summits. He is a keen observer. So many ideas, many suggestions, many guidances, and many nuggets came from his keen observation of 9 previous meetings. We never had hosted G20 meetings. It was for the first time that India was hosting such a grand diplomatic event at a pan-India level. So out of those suggestions and ideas, we created an organizational blueprint for G20 Secretariat. And that blueprint had some key essential elements. And what were those elements? For example, Jan Bhagidari became a key element, and it came from the Honorable Prime Minister. Take diplomacy beyond Delhi. How to involve each and every citizen of India in the G20 process. That was a key mantra which came from the political leadership. And then we started working around that. So while envisaging each of more than 200 meetings, we created a blueprint consisting of hospitality, the airport reception, how the conferencing will be done, and in what manner we can share our developmental experience, our experience coming from the culture and technological transformation sector to the guests. So all this gave us a kind of organizational vision to conduct the G20 the meetings so successfully, for which I would like to thank all of you, because during this journey, each of you have been part and parcel of making the G20 hugely successful at the grassroots level. Thank you. Thanks a lot, Muktesh. Let me now turn to Professor Jagdish Kumar, Chairman UGC. Sir, you have seen the large academic engagement that emerged not only through engagement groups, but also with this unique idea that Prime Minister gave of initiating and engaging universities. All our educational institutions came forward. Since we were very closely coordinating University Connect, we saw huge enthusiasm from universities themselves. Vice chancellors from different universities on their own came up with ideas, and several activities took place. How you see
UGC now shaping the journey forward? What kind of ideas come to your mind when, as Prime Minister wrote in his LinkedIn post, we should see this movement as movement for future? How you look at it? Thank you, Sachinji. This morning I was in a college interacting with about 400 students. And one of the students came and told me that NEP 2020 provides them an opportunity to learn skills, new skills. But she said, this is only for one semester. We want for more semesters. That is the mood of our youth today. They want to learn more. And this G20 summit has provided an opportunity to our youngsters across the university system, across the country, to learn about what are the major challenges that are confronting us at a global level. It has also provided them an opportunity to see in live how India is playing a role bringing consensus at a global level. And our students, by being part of this G20 University Connect, have actively participated in projecting India as a country that can bring a kind of understanding on conflicting issues. And they have interacted with experts from across the country, and they arranged many seminars and workshops. And before the seminars and workshops, they conducted events like mock G20 events, paintings and essay competitions and so on. I'm so happy to see the active participation of students and faculty members from across the country. Just before this event, many heads of the institutions, they came to me, and faculty members and students, they came to me, and they were excitedly explaining to me the kind of events they conducted throughout the year of India's G20 presidency. And I have absolutely no doubt that our Indian youth are our problem solvers, they are our solution providers, they are the risk takers, so that India will become a really developed country by 2047. Thank you. Thank you. Thanks a lot, Professor Kumar. Let me turn to Sue Sherpa, as it is called, the Deputy Chief of the team who negotiates the substantive part. So Ambassador Abhay Thakur was our Sue Sherpa in this process, and he led the process during the negotiations. So let us hear him out in terms of what actually happened. And as we heard that Ambassador Shringla saying that we had set the agenda. So what is setting of agenda and what exactly has come out? Let us hear from Abhay Thakur. Thank you, Sachinji. Am I audible? Yeah, thank you. Thank you, Sachinji. I think very quickly, since I have limited time, I will try to touch upon, I think, what really made the difference. I think what made the difference is, I think, number one, stars were aligned for India. That was important. Constellation globally, which recognizes India's growth as the 5th largest economy of the world, and countries wanting to engage with us mattered, number one. And what also really mattered were the personalities. The leadership of the government of India, led by Prime Minister himself, the chief negotiator, of whom I had the privilege of assisting, our Sherpa, Mr. Amitabh Kant, very action-oriented. The entire government of India leadership, which wanted to make sure that failure was not an option. We had to succeed and succeed well. So a good canvas on which those who could had the ability to paint or write could do so freely and in a positive mindset. So that helped bring about a G20 declaration, a leaders declaration, which is, I think, the centerpiece, substantive centerpiece of our G20 presidency. A number of countries have appreciated us for it. I would like to touch upon just a few of its highlights because I think that's relevant and important for all the students who are amidst us today. First of all, and a lot of diplomacy and language skills and
backroom and also front-end negotiations went into it, of which I was privileged to play a part under the leadership of my Sherpa. But the few key highlights, I would say, yes, it addressed geopolitical differences in a consensual manner, while still being consistent with the national positions. So everybody could accept it, and everybody could still see that it was consistent with what they stood for in the geopolitical context, particularly in Ukraine. We could champion the voice of the global South. The declaration is full of a number of outcomes of interest to developing countries. African Union was included as a member of the G20, thanks to the vision of the Prime Minister. It endorsed life, a very Indian homegrown concept, lifestyle for environment, for nudging pro-planet behavioral changes. We talked about scaling up developmental finance and climate finance, because all the time we see discussions in previous declarations on climate action, on reaching targets, on setting goals, but no clarity on means of implementation. So what we saw greater clarity this time under the Indian presidency was a roadmap, a clarity on means of implementation. It talked about moving from billions to trillions of dollars of climate finance and development finance very explicitly. We talked about, and it has been endorsed, bigger, better, more effective and more representative multilateral development banks. This is something which will really support developing countries going forward. We spoke about digital public goods, in fact, global public goods in general, in particular digital, which have been endorsed in terms of using digital public infrastructure for development and growth in an inclusive manner across large societies at population scale. We agreed on an integrated, balanced, environmentally sustainable and inclusive growth, what has been termed as a Green Development Pact. For the first time, women-led development has been endorsed by the G20. I could give you a small insight that countries are comfortable talking about gender equality and women empowerment, but India brought a new dimension, women-led development, and called for their full, equal, and effective participation as decision makers. We endorsed another homegrown initiative, a millet research initiative based at Indian Institute of Millet Research in Hyderabad. It endorsed a global initiative on digital health. India has achieved a lot through the primary health centers and digital health initiative to endorse it and come up as a tool, as a way to achieve universal health coverage. We recognized for the first time in a G20 declaration traditional medicine, as well as the WHO Center in Jamnagar. Again, it condemned terrorism in all its forms and manifestations and agreed on the denial of safe haven to terrorist groups. It emphasized responsible AI under Sherpa's leadership, a very focused paragraph on artificial intelligence. A forward-looking paragraph has come in with a pro-innovation regulation or governance approach. We could endorse, very importantly for the students here, well-managed, regular and skills-based migration pathways, which taking forward will provide a win-win partnership for both origin and destination countries for skilled migrants. And in terms of Indian lexicon, we could deliver documents, Deccan Principles on food security, Chennai Principles on blue economy, Gandhinagar Roadmap on land, Goa Roadmap on tourism, Kashi Cultural Pathway, Jaipur Call for Action on trade. So you have a number of documents littered with Indian cities' names. We also have a very clear endorsement, of course, of Vasudhaiv Kutumbakam, one earth, one family, one future. And I'll just conclude with this. The declaration has set the tone. It's a foundation, which of course the world cannot change in one day or 1 year or with one declaration. But all of you, if you remain very closely engaged and follow up on each of its outcomes of interest to India and the world, then in the next few years, over the near future, we can really it can really help transform the world for
achieving global public goods. Thank you. Thank you. Thanks a lot, Abhayji. All of you are from different streams of education, engineering, medical sciences, IT, and also biological sciences, social sciences. As he listed several dimensions of engagement, you might have realized the bandwidth that we have covered in the declaration. A big hand to our panel. And I would very much like to thank the panel for bringing out key facets of India's G20 presidency, the intellectual bandwidth, the organizational ability that we displayed, and also the various facets of Jan Bhagidari, which was explained by each one of them. So I thank my panel, and we close our discussion here. Thank you. Thank you very much for this engaging and informative discussion. Of course, there's much more that you all need to know about what really made G20 Summit a big success in the next few minutes. But before that, we would like to turn to a cultural presentation to provide a message to each one of you present here. Before the arrival of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi, we have a play for all of you to see. It's called as Dharti Kahe Pukar Ke. The theme of this play is an ode to Mother Earth, her bounties like forests, rivers, mountains that hold the strings of our breaths. The message of the play is a call for responsibility, a delicate dance towards preserving what sustains us. The loud plea from Mother Earth to her sons and daughters for natural farming. आइए देखते हैं और हम समझते हैं लघु नाटिका को. इसका सृजन किया है दक्ष आर्ट और थिएटर ग्रुप ने. शीर्षक है धरती कहे पुकार के. Let's give them a loud round of applause. लगता है कि मैं थक रही हूँ. आपकी धरती माँ थक रही है. रसायनों एवं रासायनिक खाद से पानी और हवा में जहर घुल रहा है और मैं थक रही हूँ. खेतों में इनके इस्तेमाल से मेरी मिट्टी वैसे ही जलती है जैसे आपके शरीर पर कोई तेजाब डाल दे. मेरे बच्चों को तो मेरे दुख का अंदाजा भी नहीं है. मेरी मिट्टी बंजर हो रही है. मिट्टी के पोषक तत्व खत्म हो रहे हैं. रसायनों से मेरा शरीर मिर्च की तरह जल रहा है. मेरे फसलों की पैदावार कम हो रही है. मैं धीरे धीरे थक रही हूँ. लेकिन मुझे याद आता है, पहले मैं बहुत सुंदर थी, बहुत प्रसन्न थी,
हमेशा हंसती थी। मुझे आज भी याद है। पुराने जमाने में आप लोग ही तो थे जो अपनी माँ के रखवाले थे। आप लोग प्राकृतिक खेती करते थे। आप जानते थे कि प्राकृतिक खेती परंपरा भी है, जरूरत भी है, और फिर हमारी सभ्यता में तो प्रार्थना भी धरती कल्याण की है। ओम देव शांति, अंतरिक्ष शांति, पृथ्वी शांति, औषधया शांति, वनस्पतया शांति, ओम शांति, ओम शांति, ओम शांति। सबका कल्याण हो। नदियाँ, जंगल, झरने, पर्वत रखना इन्हें सवार के, इनको रौंदा धुना बदो के, धरती कहे पुकार के, बेमौसम की वर्षा होती, कहीं पे मिट्टी बंजर बनती, बंजर मिट्टी और भी तपती, धरती कहे पुकार के। हजारों साल से मनुष्य धरती की गोद में रहता आया है। धरती माँ ने आपको सब कुछ दिया, लेकिन मैं आपसे पूछती हूँ कि आपने अपनी धरती माँ को क्या दिया? ये जहरीले रसायन, अप्राकृतिक खाद जो मिट्टी को बंजर कर रहे हैं, उर्वरकता को बर्बाद कर रहे हैं। आप अच्छी पैदावार की लालच में जो रासायनिक खाद अपने खेतों में डाल रहे हैं, वो अभी तो लाभ देगी, लेकिन लंबे समय में उसी रासायनिक खाद का नुकसान है। रासायनिक खाद जहर समान है, जहर समान। और तो और फसल में पानी की खपत भी बढ़ गई है, जिससे खेती की लागत बढ़ रही है और पानी का स्तर जमीन के काफी नीचे जा रहा है। बच्चों, मैं तुम्हारी माँ हूँ। मैंने तुम्हें सुख से जीने के लिए पर्याप्त साधन दिए हैं, पर तुम्हारी लालच की पूर्ति के लिए नहीं दिए। ऐसा लगता है कि थोड़ी सी अधिक पैदावार और अपने लालच के लिए आप सब अपनी अगली पीढ़ी, अपने बच्चों के भविष्य के बारे में सोचना ही भूल गए हैं। सोचो, क्या तुम अपने बच्चों को ऐसे खेत देना चाहते हो जो बंजर? अरे तुम तो भारत की बेटी हो, इस महान देश की बेटी हो, नारी की पहचान हो, हम सब स्वाभिमान हो। आओ, तुम भी मेरे बच्चों को कुछ बताओ। माँ, मैं तो केवल इतना ही कहूंगी कि प्राकृतिक खेती वर्तमान समय की मांग बनती जा रही है, क्योंकि प्राकृतिक खेती इस उद्देश्य के साथ की जाती है कि मिट्टी की उर्वरकता को बनाए रखते हुए प्रकृति से मित्र जैसा व्यवहार किया जा सके। इसलिए आप सब लोग इस विषय को न केवल सुने, बल्कि धरती माँ को अपने परिवार का सदस्य माने। पेड़ लगाएं, प्रदूषण ना फैलाएं। याद रखना, भूल ना जाना, हमारी ऑक्सीजन वाली सांसों की ओर हरे भरे जंगल, स्वच्छ जल और प्रदूषण रहित पर्यावरण से सजी धरती के हाथ में। अभी इस मेले मेरे बच्चे तो फिर तुम बताओगे, नेचुरल फार्मिंग न हुई हाथ धरे रह जाओगे। माँ का शोषण कौन है करता, कौन है मिट्टी सहज से भरता, जब से मैंने हाथ को छोड़ा खुशहाली से नाता तोड़ा। अभी न संभले मेरे बच्चे तो फिर तुम पछताओगे, तो फिर तुम आओगे। लेकिन धरती माँ, आपको सुरक्षित और प्रसन्न रखने का उपाय क्या है? एक ही उपाय है। धरती एक
परिवार एक, भविष्य एक। इस मूल मंत्र को आत्मसात कर लो। प्राकृतिक संसाधन को बचाओ, प्राकृतिक खेती को अपनाओ और परंपरागत देसी पद्धति से जैसे गौ आधारित उत्पाद, जीवामृत, बीजामृत, पंचगव्य, गौमूत्र, छाछ का उपयोग करो ताकि मिट्टी की उत्पादकता बनी रहे। याद रखना, मैं माटी, माँ होना मेरे नाम में बसा है। पोषण करने के लिए ही मैंने जन्म लिया है। करोड़ों सालों तक धरती पर सांसों की डोर आगे बढ़ाई। पेट भरा जब सबका, तभी मैंने संतुष्टि पाई। वो माँ हूं मैं जिसने जन्म न देकर भी जीवन संभव बनाया। अन्नदाता मेरे पुत्र किसान, तुमने ही तो मेरा साथ निभाया। दिन रात सींच पसीने से मुझको हर मुंह तक रोटी पहुंचाई। जब तुमने मुझे लाया, मैं हरियाली बनकर मुस्कुराई। बंजर होने से और धरती के नुकसान से किसी एक देश, एक द्वीप, एक समाज या एक धर्म का नुकसान नहीं है, बल्कि सभी का है, क्योंकि सभी आपस में बंधे हैं। धरती की श्रृंखला टूटी, माला टूटी, सब बिखर जाएंगे, सब खत्म हो जाएंगे, सब। धरती एक परिवार के जैसी सबका भविष्य है केवल एक। धरती एक परिवार के जैसी सबका भविष्य है केवल एक। बचेगी धरती सभी बचेंगे, जीवन पथ की मालाएं, अरे जीवन पथ की मालाएं। हीरा माणिक पन्ना मोती, माना सबके रूप अनेक। हीरा माणिक पन्ना मोती, माना सबके रूप अनेक। अरे बचेगी धरती सभी बचेंगे, जीवन पथ की मालाएं, जीवन पथ की मालाएं, अरे जीवन पथ की मालाएं। Wasn't it a soulful performance? Thank you very much, all of you. I think they all deserve another loud round of applause. Let's all put our hands together for all the performers here. And we really hope that the students and everyone who's present here today would carry the play's message to their towns and universities to employ creativity in enacting plays and presentations on similar themes. We expect students to use their dexterity with technology to create videos and upload them on Education Ministry's YouTube channel, Ek Bharat Shresht Bharat. Let's now move on, and may I please now invite India's G20 Sherpa, Shri Amitabh Kant, to come on stage and share with the gathering how he proved everyone who doubted India's capability to create a consensus at the G20 summit wrong. Let's hear from Mr. Consensus how he helped India scale Mount G20. Dear students who have come from different parts of the country, the Vice Chancellors, my distinguished colleague, Mr. Harshvardhan Singla, the Principal Secretary to the Prime Minister, Mr. P.K. Mishra, ladies and gentlemen. First of all, we are really happy to be in the midst of all the students here. When we had started our presidency, the world was in the midst of several crises. It was the post-COVID era. 200 million people had gone below poverty line. 100 million people had lost their jobs. The world was facing an inflationary crisis. 75 countries of the world were facing a global debt crisis. There was a huge challenge of climate action and climate finance. And there was also a war going on
the Russia-Ukraine war in Europe was going on for a long period of time. In the midst of all these crises, India took over the presidency. The Prime Minister's direction was very clear. The Prime Minister was the leader of G20. His direction was, firstly, we will do the presidency very differently from other countries. In all other countries, the presidency is held in one city or maximum 2 cities. The Prime Minister said that we'll do our presidency in every state of India, and as a consequence of which, just look at the numbers. We have done 220 meetings. This has never been done in the history of G20. We have done this in every state of India. We have done 60 meetings in different districts of India. 60 districts have been covered. And that means that we use this to transform these districts for roads, for drainage, for sewage, for solid waste. And we use this opportunity to bring the biggest contingent of Africa, because the Prime Minister held a meeting of the Voice of Global South and heard 125 leaders of the Global South, and their priorities became our priorities. Secondly, the Prime Minister said that we'll make our presidency inclusive, we'll make it decisive, we'll make it ambitious, and we'll make it action-oriented. So if you look at this presidency during the course of the year, our priorities have been that we've driven strong, stable, inclusive, balanced growth for the world. India has driven this growth for the world. We've driven accelerated action on sustainable development goals, including with a special action plan for sustainable development goals by 2030. We have driven a green development act for the world, which includes climate action, climate finance, not use of plastic, many other things, including disaster risk and resilience and ocean cleaning up, many components to it. But both the SDGs and climate action require finance, and therefore reforming the multilateral institutions for 21st century became our priority, because the IMF, World Bank were made in the World War II period. The post would be there. That time there was no climate crisis, there was no SDG action. But today they need to be redefined for this era, and therefore that became a fourth priority. And fifthly, technological transformation and digital public infrastructure India has led through fast payments, through UPI, through Diksha, through Swayam. That became our fifth priority. And the sixth priority was the Prime Minister's priority of women's-led development. How do you empower women? How do you ensure that there's improvement in learning outcomes, health outcomes? We break away from the virtuous cycle of malnutrition and put women in leadership position. That became our sixth priority. So through these 230 meetings that we had, we have ensured that for the first time during India's presidency, we have put out 112 outcomes. If you compare it with the other presidency, the previous presidency had 50 outcomes. The one before that had 33 outcomes. In Indonesia, there were 50 outcomes. In Saudi Arabia, there were 33 outcomes. India has had 112 outcomes. 112 outcomes. And this is for the first time that in all our outcomes, in all the paragraphs, we have fully unanimous agreement. This is a record that there has been no reservation, there is no objection from anyone. Fully unanimous declaration of G20 has come out, including on the geopolitical issue. That is the Russia-Ukraine issue. We achieved unanimous agreement on that, which even United Nations and United Nations Security Council have not been able to do. India has done that. So India has shown that it is the only country in the world
which is capable of bringing developing countries, the developed G7 countries, Russia, China, all together on the same table and bring consensus to the table. This has never been possible before. This has been possible because of the stature and standing of the Prime Minister. This has been possible because of the elevated stature of India as being the fifth largest economy, which will soon be the third largest economy in the world. And this has been possible because of the participation of all the young people of India. Many of you have participated in G20. So all credit goes to the young people of India who gave us inspiration and motivation to drive this in a very consensus-based manner. And as the G20 Sherpa, I feel particularly honored that we were able to live up to the Prime Minister's ambition of making this inclusive, decisive, ambitious, and action-oriented. So thank you, all of you. Greatly appreciate your presence. Thank you very much, Shri Amitabh Kant, for your remarks. Let's now move on. Prime Minister Narendra Modi's vision for India's G20 needed immaculate transmission of ideas and perfecting the implementation. I would now like to request Principal Secretary to the Prime Minister, Dr. P.K. Mishra, to deliver the keynote address and reveal how he used his 50 years long administrative experience to shape a glitch-free G20 summit. My dear students, Vice Chancellors, Honorable Minister of Education, Shri Pradhan, Shri Amitabh Kant Sherpa, Shri Harshvardhan Singla, other senior officers and friends. As Amitabh Kant told toward the end, how this whole G20 could be done in a way that it was totally glitch-free. He also mentioned how the enthusiasm of the youth could bring about such a successful G20. Here I would like to mention that when India assumed its presidency on the 1st of December 2022, that was the day when we had this University Connect first time, and that was the day where India assumed the presidency. So I am sure that that was a very auspicious occasion, and it was a very thoughtful of the G20 coordinator and others to invite all the students that day to start the G20. And it has been extremely auspicious for us. And that was the time when actually we organized the first University Connect in the Amrit Kal also. And it was actually that time, as we discussed, it was a great honor for us to assume G20 presidency. It was not only an honor, but it was a great responsibility. That time, all of us felt such a big responsibility, how we will discharge. But that the way it began with all of you, it has become one of the most successful presidencies, and we could showcase India's stature, India's culture, India's capability. The presidency came to India, as it was mentioned earlier, at a time when we had the pandemic, the supply chain disruption, the conflict, and so on. Many people felt that in a challenging time, there could be problems in achieving unanimity or achieving consensus. But finally, it was acknowledged by the world that India has evolved into a very great leader country with the stable leadership of the Prime Minister. In fact, as a developing nation, we are seen as the voice of the global South, as our Prime Minister has said, that India considers it responsibility to bring issues, expectations, and aspirations of the global South to the attention of the world
through the G20 platform. This new India, under the Prime Minister's leadership, has hosted an incredibly successful and historic G20 summit on the 9th and 10th of September, where the New Delhi Declaration, as Sri Amitabh Khan mentioned, was unanimously adopted. It achieved India's stature in the global scenario. And in fact, there are a lot of efforts were made by all the G20 players, the Sherpa, the G20 coordinator, the office, the Ministry of External Affairs, many other ministries. There were actually 30 ministries which were involved. But finally, it was the stature, the profile of the Prime Minister which play a very, very critical role. It has been a unique G20, as all of you have heard from the panel discussion and others, that it has been such a all of the government approach, all of the country approach, and based on Jan Bhagidari. It was in fact a decentralized, democratized, and also it was taken to all corners of the world, a unique cultural stamp of each state and each union territory. It has possibly no parallel in the world of any such G20 or any such large event. Every citizen became a stakeholder. All of you have experienced how you could have a feel of what G20 was like. And there are 37 different areas of human endeavor which was covered by the communique, whether it was education, agriculture, trade, culture, women's development, Jan Bhagidari initiative, global ideals of everyday life, and so many other things. And it was in fact a people's G20. The New Delhi's declaration embodied India's vision for G20. It was extremely important that it embodies India's vision for G20. The pledge made by members mentioned how to empower them to address global challenges, bring prosperity to humanity, and most importantly, address many of the concerns of the global South. A key priority of the G20 presidency of India has been that a more inclusive world, a more permanent voice of the South, and also it was a landmark achievement to welcome the African Union to the permanent member of G20. On this 7th Independence Day, our Prime Minister had referred to India's Trivenis of 3D, demography, democracy, and diversity. You as the youth of India are the demography. Of course, you have also the diversity. And with median age of 28 years, India's population is among the youngest in an aging world. India's G20 presidency will open up new opportunities, especially for the youth. It is for you to seize this opportunity. You might have a lot of opportunities in the coming years in any case, but the G20 it is also how it can be done. Of course, there are many factors. I would like also to you, all of you students, and also the vice chancellors, it will be a very good case study for research and analysis. Because as you know, it is now, when we look back, it was an incredibly successful G20, but
if you go into the details, you analyze how it could be achieved, how it could be done, it can be a very good research subject that when more than 1.5 lakh people were involved, when thousands and thousands of various officials, various workers, various other players, state governments, central government, ministries, and others were involved, how all these things could be coordinated, how all these things could be converged, how it can be worked in a way that we could achieve the overall outcome. And many of you, when you appear for an exam, you may not be, you may be knowing that where to start, what to study, what to give the priority, how to coordinate all your efforts, whether it is an exam, whether it is any other, whether you are having some drama, some other activities, how to coordinate. And when you have something in a large scale all over the country, every state, and when the heads of states are coming from so many countries, how it could be coordinated in a way that there was no dislocation. It could be a good case study, not only to analyze, but also for the future also. It is now said that possibly some of such events which took place in Japan, then in China, the Olympic, and now it is G20, where India will, it is a big milestone, and now India has now come up in the world as a global leader. With all this, I once again thank all of you. I once again congratulate all of you, because it is you people who had been there on the day when at that Sushma Swaraj Bhavan, when India assumed the G20 presidency. Now when it has been so successful, it has been completed, I must thank and congratulate all of you for all your best wishes, all your activities. Thank you. Thank you very much, Dr. B.K. Mishra, for your remarks, and I'm sure these are going to really help the young minds sitting here. Next, we have a virtual address by someone who is being called People's Foreign Minister. Different from his predecessors, proficient at diplomatic high tables, and extremely popular in social media and circles for his plain speaking. Ladies and gentlemen, let's listen to India's External Affairs Minister, Dr. S. Jaishankar. Colleagues, dear students and friends, Namaskar. I'm delighted to join you virtually today for this University Connect program. I'm sure that over the past 10 months, all of you have followed the journey of our G20 presidency with great interest. Indeed, one of the important factors to the success of our G20 presidency is the enthusiasm and ownership that everyone, especially the youth, showed in this national celebration. And its biggest event, the G20 Leaders Summit, took place right here in Bharat Mandapam, where all of you are assembled today. It was in this building that we were able to make the African Union a permanent member of the G20 grouping, come up with the Green Development Pact, an action plan on sustainable development goals, high-level principles on anti-corruption, and garnered support for digital public infrastructure and reform of multilateral development pacts. I would not like to delve into many substantial outcomes in the G20 that the world recognizes India's convening power and acceptance to its ideas is a key takeaway. I would like to take all of you back to what I shared with you when we took over the G20 presidency in December 2022. It was only fitting that we began the presidency with the University Connect program. After all, the Amrit Kal is all about you. Our endeavors to make India a developed nation by the centenary of our independence stem from the collective desire to build a more prosperous nation for the future generations.
The attainment of this goal is possible only with your full contribution. But it is your abilities, your efforts, and your achievements that will play a big role in defining the India of 2047. Our G20 presidency is special, it is different. We are in taking the G20 out of the capital city and its convention centers and made it a mass movement. It was truly a people's G20, and Jan Bhagidari was the central feature of our presidency. With over 220 events in 60 cities, spread in all states and union territories across the country, our presidency has really been a national celebration. More than 30,000 delegates from 125 countries bore witness to our spirit of Atithi Deva Bhava and saw and experienced India that was ready for the world. I also mentioned that our presidency would endeavor to get consensus through a wider process of consultation, and that it will be collaborative and decisive. The first reflection of this was our invitation to 9 guest countries. In January this year, we convened also the Voice of Global South Summit. 125 nations shared their concerns and expectations with us. These were taken on board, and they really helped us to steer the G20 agenda to issues that are key to global growth and inclusive development. The G20 is, after all, the world's premier grouping that is devoted to addressing global financial, economic, and developmental challenges. We were able to bridge the North-South divide and the East-West polarization and encourage the most powerful 20 nations of the world to confront and commit to address challenges facing humanity today. This is captured in the forward-looking New Delhi Declaration. To say that India's G20 presidency walked the talk on difficult issues and pushed for collective action would not be an exaggeration. We are a country that tables ideas, shapes global issues, and forges consensus. As Prime Minister Modi has said, we are a nation that is moving from an era of incremental change to that of disruptive innovations. In today's India, there are 100 unicorns and more than 100,000 startups, and these are driving innovations. An enabling environment is extremely important for startups to flourish. Therefore, targeted towards the youth, India has made a significant move of establishing the Startup 20 Engagement Group. This is the first of its kind initiative in the G20. Of equal interest to all of you will be the G20 commitment to undertake global skills mapping. As a talented and skilled demography, contemplating the world today with confidence, such endeavors will help widen the doors of opportunity for all of you in the workplace. We say, one world, one family, one future. The world believes us. Today, India is seen as a solution provider, one that bridges divides. A large part of the reason is our growing economy, developments in technology, and our talent. But even more important is our mindset and democratic governance practices that have been brought about by a strong and committed leadership, which puts national interests at the forefront, but equally believes in Vasudhaiva Kutumbakam. This has been seen in many instances, whether we are talking about the vaccine Maitri, the conflict in Ukraine, or indeed the challenges posed during the G20 itself. Whether it be contributions to global health via the International Day of Yoga and the Global Center for Traditional Medicine, or indeed sustainable development through the International Solar Alliance, the One World, One Sun, One Grid, and the International Year of Millets, or for that matter, preparing for disasters with the Coalition for Disaster Resilient Infrastructure, our initiatives are today recognized, our voice respected, and our solutions subscribed to. Both the developing as well as the developed are taking a lot of learnings from us as they see transformational changes underway in the country. And it is for you, the youth of our nation,
to take this forward as we progress in our quest to become Viksit Bharat. Thank you for your attention. We are thankful to Dr. S. Jaishankar for his vision. So, ladies and gentlemen, we have heard some of those who drove the implementation and outcome of the G20. Now the wait begins for the arrival of the vision that shaped and steered the G20 India Summit. Ladies and gentlemen, Prime Minister Narendra Modi is expected to arrive to grace the occasion shortly. And before that, let's spend a few minutes to take a trip down the G20 memory lane. Let's watch a quick video recap of the 2 eventful days of a successful G20 summit. Highnesses, Excellencies, G20 के प्रेसिडेंट के तौर पर भारत आप सभी का हार्दिक स्वागत करता है। भारत की G20 प्रेसिडेंसी देश भीतर और देश के बाहर इंक्लूजन का, सबका साथ का प्रतीक बन गई। आप सबकी सहमति से मैं अफ्रीकन यूनियन के अध्यक्ष को G20 के स्थायी सदस्य के रूप में अपना स्थान ग्रहण करने के लिए आमंत्रित करता हूं। नई दिल्ली G20 लीडर्स समिट डिक्लेरेशन पर सहमति बनी है। संपूर्ण विश्व में आशा और शांति का संचार हो। 140 करोड़ भारतीयों की इसी मंगल कामना के साथ आप सभी का बहुत बहुत धन्यवाद। दोबारा G20 की अध्यक्षता को लेकर भारत ने जो नए आयाम बढ़े, जो उपलब्धियां अर्जित की, वो आज G20 के मंच को दिशा दिखा ही रहे हैं। साथ ही साथ विश्व में भी विश्व की समस्याओं के समाधान की ओर एक नए आयाम, एक नया रुख, एक नया दृष्टिकोण भी लोगों को देखने को मिल रहा है। माननीय प्रधानमंत्री जी कुछ ही पलों में भारत मंच में प्रवेश करेंगे और हमें ये देखकर बहुत
उल्लास का अनुभव भी हो रहा है कि आज हमारे देश के युवा हमारे साथ इस समारोह में विशेष रूप से आमंत्रित हैं। माननीय प्रधानमंत्री जी हमेशा देश के युवाओं का उत्साहवर्धन करते आए हैं, हमेशा देश की युवा शक्ति को उत्साहित करते आए हैं, क्योंकि हम सब ये जानते मानते समझते हैं कि आप
छात्रों का, देश के युवाओं का। We welcome you all. विश्वविद्यालयों से यहाँ उपस्थित छात्रों के मध्य आपकी गरिमामयी उपस्थिति से हम सब आनंदित, आह्लादित, उल्लासित, पुलकित हैं माननीय। हम सब आपका हृदय से अभिनंदन करते हैं। और अत्यंत हर्षपूर्ण भाव से हम स्वागत करते हैं देश भर से हमारे साथ वर्चुअल माध्यम से जुड़ रहे सभी छात्रों का, देश के युवाओं का। We welcome you all to the finale of G20 University Connect. G20 को जन जन से जोड़कर इसे पीपल्स G20 बनाने की माननीय प्रधानमंत्री जी की सोच का ही परिणाम है G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट कार्यक्रम। एक अभिनव प्रयास जिसका आयोजन इस उम्मीद के साथ किया गया कि G20 की भारत की अध्यक्षता के साथ देश भर के विश्वविद्यालय, स्कूल और कॉलेजों के छात्र जुड़ सके। लक्ष्य यही रहा कि युवा उम्मीदों का हाथ थाम एक अपना सा रिश्ता निभाएं, जन चेतना जागृत कर प्रीत की एक लौ जगाएं, इंसानियत की आस जगाएं, विश्व को भी दिशा दिखाएं, आओ मिलकर कदम बढ़ाएं। और अपनी अध्यक्षता में जब भारत ने 140 करोड़ जन को साथ लेकर कदम बढ़ाया तो G20 मानो एक अखिल राष्ट्रीय उत्सव सा बन गया। युवाओं की, महिलाओं की, सभी जन की आकांक्षाओं को समेटते हुए, समाज के हर जन के जीवन की मुश्किलों को समझते हुए उनके समाधान की ओर आगे बढ़ता रहा G20। कैसे जन भागीदारी ने भारत की अध्यक्षता में G20 को परिभाषित किया, इसे प्रस्तुत कर रही है ये शॉर्ट फिल्म। देश के लिए गौरव के क्षण, G20 से विश्व फलक पर स्थापित हुई भारत की प्रतिष्ठा। देश के 60 से ज्यादा शहरों में 200 से ज्यादा अधिक बैठकें हुई। अफ्रीकन यूनियन G20 का स्थायी सदस्य बना। नई दिल्ली घोषणा को 100% सहमति से स्वीकार किया गया। G20 की सफलता 140 करोड़ देशवासियों की है। भारत की G20 अध्यक्षता ने दुनिया को दिखाई नई राह। राज्य स्तर से लेकर विभिन्न जिलों में हुआ कार्यक्रमों का आयोजन। ब्लॉक से लेकर पंचायत स्तर ने दिखाई भागीदारी। कॉलेजों से लेकर स्कूलों तक में आयोजित किए गए कार्यक्रम। फेस्टिवल के जरिए जन जन को जोड़ने में सफल रहा G20। सेल्फी कंपटीशन में गर्व से भारतीयों ने लिया हिस्सा। एक जिला, एक उत्पाद से दुनिया ने देखा भारत का आर्थिक दम। I really feel privileged. I had the chance to buy these earrings made of palm tree, and it's just a little piece that I'm going to take back to Madrid from me. जन भागीदारी की हमारी इस कोशिश में एक ही नहीं बल्कि दो विश्व रिकॉर्ड भी बन गए। वाराणसी में हुई G20 क्विज में 800 स्कूलों के 1.25 लाख स्टूडेंट्स की भागीदारी एक नया विश्व रिकॉर्ड बन गया। वहीं लंबानी कारीगरों ने भी कमाल कर दिया। 450 कारीगरों ने करीब 1800 यूनिक पैचेज का आश्चर्यजनक कलेक्शन बनाकर अपने हुनर और क्राफ्ट्समैनशिप का परिचय दिया है।
G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट से बड़ी संख्या में जुड़े छात्र। 101 विश्वविद्यालयों में हुए कार्यक्रमों में बढ़ चढ़कर छात्रों ने लिया हिस्सा। सुनहरे भविष्य का मंच साबित हुआ यूथ 20। जन आंदोलन का पर्याय बना सिविल 20। जन भागीदारी की मिसाल बनी भारत की G20 की अध्यक्षता। तो भारत की अध्यक्षता में G20 की संकल्पना बनी G20 का आधार। और अब मैं ऑनरेबल मिनिस्टर ऑफ एजुकेशन एंड स्किल डेवलपमेंट माननीय श्री धर्मेंद्र प्रधान जी से सादर आग्रह करती हूं कि आज के कार्यक्रम की महत्ता को रेखांकित करते हुए हमारे देश के युवाओं और विशिष्ट अतिथिगण का स्वागत करें। नमस्कार। Honorable Prime Minister of India, Shri Narendra Modi ji, other dignitaries present here, the entire G20 Secretariat present here today, ladies and gentlemen, my dear students. It brings me immense joy to present here today for the G20 University Connect program, a joint effort of our Ministry of External Affairs, Ministry of Education and RIS. I welcome you all here today. Friends, it's a matter of great pride for all of us that under the able leadership of Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji, Bharat concluded a historic G20 Leaders Summit in New Delhi. You all know that the G20 Summit took place in the backdrop of global economic slowdown, post-pandemic supply chain disruptions, geopolitical tension, and issues of climate change and energy security. Challenges were formidable as much as the opinions and perspectives of each member nations. It was not easy to navigate and strike a balance, but still we could do and reach a consensus. It was the success of our diplomacy. It was all due to the global appeal of our Honorable Prime Minister Modi ji and the role of Bharat in pursuit of global prosperity. The theme of this year G20 was one of its kind. The focus was on bringing the world together with a human-centric approach through Bharat's timeless spirit of Vasudhaiva Kutumbakam, one earth, one family, and one future. This inclusive vision was realized through India's leadership in the successful inclusion of the African Union as the 21st members of G20. This truly democratizes the G20. The image of embraced Prime Minister between the Prime Minister and the President of South African Union will linger for a long time to come. It captures the essence of what India has made under its presidency to assume the voice of global South. Friends, New Delhi leaders' declaration was successfully adopted by the G20 leaders here at this Bharat Mandapam on 9th September of this year. A successful G20 summit will be etched in the memories of every Indian for years to come. The powerful image of our Honorable Prime Ministers leading all G20 leaders at Rajghat conveyed a rare bonding. If I may say, that is the cover page of the success story. Honorable Prime Minister has the ability to rise above small and mundane, not only at global forum of G20,
but also in the national polity. His appeal for consensus in enacting the Nari Shakti Bandhan Adhiniyam do support across party lines. His charisma brought rare unanimity in the passage of the bill. Honorable Prime Minister delivers what he promises. He is a truly karma yogi who believes in niskama karma. I would like to express my gratitude and sincere thanks to our Prime Minister, Shri Narendra Modi ji, for taking forward global education agenda under G20 architecture, which was resulted in world recognition for India's education and skill ecosystem. It is an endorsement for the major principles and priorities of our National Education Policy 2020. The enthusiasm and dedication I see in this hall is a testament of vibrancy that was also evident as part of various Jan Bhagidar initiatives such as seminar, quiz, painting, marathon, cyclothon, model G20s, and food festival to promote millet, cultural performance, and various initiatives in the schools and universities as part of Mission Life. Students from universities, colleges have also played a major role as volunteers, coordinators, and wonderful hosts to our G20 delegates in all the meetings and events. I congratulate each one of you present here for that. As this Jan Bhagidari initiative reached millions of students from across the nation, it is truly made G20 a people's movement as envisaged by Honorable Prime Minister Shri Modi ji. Once again, on behalf of everyone present, I thank our Honorable Prime Minister Shri Narendra Modi ji for his visionary leadership in taking the country forward in its glorious future. Jai Hind. बहुत बहुत धन्यवाद माननीय केंद्रीय शिक्षा तथा कौशल विकास एवं उद्यमशीलता मंत्री। 1 दिसंबर 2022 वो तिथि जब भारत के G20 अध्यक्षता का सफर प्रारंभ हुआ। इस यात्रा में कितने ही पड़ाव आए, कितनी ही उपलब्धियां अर्जित की गईं, कितने ही आयाम जुड़ते चले गए। इन्हें 4 पुस्तकों में समेटने, सहेजने, संकलित करने का प्रयास किया गया है, जिन्हें आज माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा रिलीज किया जाएगा और रिलीज होने के कुछ ही मिनटों बाद ये G20 मोबाइल ऐप पर भी उपलब्ध होंगी। पहली पुस्तक है द ग्रैंड सक्सेस ऑफ G20 भारत प्रेसिडेंसी, विजनरी लीडरशिप, इंक्लूसिव अप्रोच। ये पुस्तक इस तस्वीर को उकेरती है कि कैसे भारत की G20 प्रेसिडेंसी के दौरान माननीय प्रधानमंत्री जी के दूरदर्शी नेतृत्व और समावेशी दृष्टिकोण ने इसे आकार दिया। इंक्लूजन, सस्टेनेबिलिटी की अप्रोच, लाइफ यानी लाइफस्टाइल फॉर एनवायरनमेंट का विजन, जन भागीदारी की पहल इसके महत्वपूर्ण आयाम रहे। दूसरी पुस्तक इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी, वसुधैव कुटुंबकम, वन अर्थ, वन फैमिली, वन फ्यूचर। दिस इज अ कैप्टिवेटिंग कॉफी टेबल बुक ऑन इंडियाज G20 प्रेसिडेंसी। भारत सरकार के माननीय मंत्रियों के द्वारा अपने अपने कार्य समूह का नेतृत्व करते हुए लिखे गए लेखों के माध्यम से ये पुस्तक भारत की अध्यक्षता का सार प्रस्तुत करती है। तीसरी पुस्तक कंपेंडियम ऑफ G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट, एंगेजिंग यंग माइंड्स। ये कंपेंडियम यूनिवर्सिटीज और कॉलेजेस में जो लेक्चर सीरीज और स्टूडेंट एक्टिविटीज आयोजित की गई उनके बारे में जानकारी देती है। और चौथी पुस्तक है शोकेसिंग इंडिया कल्चर एट G20। भारत की अध्यक्षता में G20 के दौरान विश्व को भारत की समृद्ध सांस्कृतिक विरासत से पुनः परिचित होने का मौका मिला, इसका अवसर मिला। और ICCR ने देश भर में 60 से अधिक स्थानों पर 17,000 से अधिक कलाकारों को शामिल करते हुए 300 से अधिक सांस्कृतिक कार्यक्रमों का आयोजन किया। ये ई कॉफी टेबल बुक भारतीय संस्कृति की इसी विविधता को आकर्षक स्वरूप में प्रस्तुत करती है। कार्यक्रम को आगे बढ़ाने के लिए मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूँ, कृपया मंच पर पधारें। और अब मैं माननीय प्रधानमंत्री जी से सादर अनुरोध करती हूं कि कृपया रिमोट का बटन दबाकर सबसे पहले इन 4 पुस्तकों का लोकार्पण करें।
बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी। देश के युवा आज आपको सुनने को आतुर है माननीय प्रधानमंत्री जी। आपसे सादर अनुनय करती हूँ, कृपया अपने प्रेरणादायक वचनों द्वारा हमारा मार्गदर्शन करें। माननीय प्रधानमंत्री जी। देश की अलग अलग यूनिवर्सिटी के वाइस चांसलर्स, प्रोफेसर्स, विभिन्न संस्थाओं के प्रतिनिधिगण और मेरे युवा साथियों, आज जितने लोग ये भारत मंडपम में हैं, उससे कहीं ज्यादा हमारे साथ ऑनलाइन जुड़े हुए हैं। मैं सभी का G20 यूनिवर्सिटी कनेक्ट इस कार्यक्रम में स्वागत करता हूं और आप सब नौजवानों का अभिनंदन करता हूं। फ्रेंड्स, आज से 2 सप्ताह पूर्व इसी भारत मंडपम में गजब की हलचल थी। ये भारत मंडपम बिल्कुल हैपनिंग प्लेस बना हुआ था। और मुझे खुशी है कि आज उसी भारत मंडपम में मेरा भावी भारत मौजूद है। G20 के आयोजन की और उसको भारत ने जिस ऊंचाई पर पहुंचा दिया है, ये देखकर दुनिया वाकई बहुत चकित है। लेकिन जानते हैं, मैं बिल्कुल हैरान नहीं हूं, बिल्कुल सरप्राइज नहीं हूं। शायद आपके मन में होता होगा, इतना बड़ा हो गया, आपको कुछ नहीं हुआ, क्या कारण है? जानते हैं क्यों? क्योंकि जिस कार्यक्रम को सफल बनाने का बीड़ा आप जैसे यूथ स्टूडेंट्स उठा लेते हैं, यंग स्टूडेंट उठा लेते हैं, यूथ जुड़ जाता है, तो फिर उसका सफल होना तय हो जाता है। आप यंगस्टर्स की वजह से पूरा भारत ही एक हैपनिंग प्लेस बन गया है। और ये कितना हैपनिंग है, ये हम पिछले 30 दिनों को ही देखें तो साफ साफ नजर आता है। और जब मैं 30 दिन की बात करता हूं ना, आप भी साथ साथ जरा अपने 30 दिन को जरा जोड़ते चलना। बीते हुए 30 दिन, आपकी यूनिवर्सिटी के 30 दिन भी याद कर लेना, और देश में और भी लोगों के पराक्रम 30 दिन में हुए, वो भी याद कर लेना। मैं आपको, क्योंकि मेरे नौजवान साथियों आपके सामने मैं आज आया हूं, तो मैं भी अपना रिपोर्ट कार्ड आपको दे रहा हूं। मैं आपको पिछले 30 दिन का एक रिकैप देना चाहता हूं। उससे आपको
नए भारत की स्पीड और नए भारत का स्केल दोनों का पता चलेगा। साथियों, आप सबको याद होगा 23 अगस्त का वो दिन जब हार्ट बीट गले तक आ रही थी। भूल गए? हर कोई प्रार्थना कर रहा था कि भाई साहब ठीक रहे, कुछ गड़बड़ ना हो जाए। कर रहे थे ना? और फिर अचानक हर किसी का चेहरा खिल उठा। पूरी दुनिया ने भारत की आवाज सुनी, इंडिया इज ऑन द मून। तेईस अगस्त की वो तारीख हमारे देश में नेशनल स्पेस डे के रूप में अमर हो गई है। लेकिन उसके बाद क्या हुआ? इधर मून मिशन सफल हुआ, उधर भारत ने अपना सोलर मिशन लॉन्च कर दिया। अपना चंद्रयान अगर 3 लाख किलोमीटर गया तो ये 15 लाख किलोमीटर तक जाएगा। आप मुझे बताइए, भारत की रेंज का कोई मुकाबला है क्या? फ्रेंड्स, पिछले 30 दिनों में भारत की डिप्लोमेसी एक नई ऊंचाई पर पहुंची है। G20 से पहले दक्षिण अफ्रीका में ब्रिक्स समिट हुई। भारत के प्रयास से ब्रिक्स कम्युनिटी में 6 नए देश शामिल हुए हैं। साउथ अफ्रीका के बाद मैं ग्रीस गया था। ये 40 साल में किसी भी भारतीय प्रधानमंत्री की पहली यात्रा थी। और जितने भी अच्छे काम है ना, वो करने के लिए आपने मुझे ही बिठाया है। G20 समिट से ठीक पहले मेरी इंडोनेशिया में भी अनेक वर्ल्ड लीडर से मीटिंग हुई। इसके बाद G20 में इसी भारत मंडप में दुनिया के लिए बड़े बड़े फैसले लिए गए। आज के पोलराइज्ड इंटरनेशनल एटमॉस्फेयर में इतने सारे देशों को एक साथ एक मंच पर लाना छोटा काम नहीं है दोस्तों। आप एक पिकनिक ऑर्गेनाइज करो ना, तो भी तय नहीं कर पाते हो कहां जाए। हमारे न्यू दिल्ली डिक्लेरेशन को लेकर 100% सहमति तो इंटरनेशनल हेडलाइन बनी हुई है। इस दौरान भारत ने अनेक इंपॉर्टेंट इनिशिएटिव्स और फैसलों को लीड किया। G20 में कुछ फैसले ऐसे हुए जो 21वीं सदी की पूरी डायरेक्शन ही चेंज करने की क्षमता रखते हैं। भारत की पहल पर अफ्रीकन यूनियन G20 का स्थायी सदस्य के रूप में उसको स्थान मिला। ग्लोबल बायोफ्यूल्स अलायंस का नेतृत्व भी भारत ने किया। G20 समिट में ही हम सभी ने मिलकर
इंडिया मिडिल ईस्ट यूरोप कॉरिडोर बनाने का भी फैसला लिया है। ये कॉरिडोर कई महाद्वीपों को आपस में जोड़ेगा। इससे आने वाली कई शताब्दियों तक व्यापार और पर्यटन को बढ़ावा मिलने वाला है। साथियों, G20 समिट समाप्त हुई तो सऊदी अरब के क्राउन प्रिंस की स्टेट विजिट दिल्ली में शुरू हुई। सऊदी अरब भारत में $100 बिलियन का निवेश करने जा रहा है। और मैं जो कथा सुना रहा हूं ना, ये 30 दिन की बता रहा हूं, फिर ऐसा नहीं यार ये तो इतना सारा। बीते 30 दिनों में ही भारत के प्राइम मिनिस्टर के रूप में मेरी कुल 85 वर्ल्ड लीडर से मीटिंग हुई है। और ये करीब करीब आधी दुनिया है। आप सोच रहे होंगे कि इससे आपको क्या फायदा होगा। होता है ना, जब भारत के रिश्ते दूसरे देशों से अच्छे होते हैं, जब नए नए देश भारत के साथ जुड़ते हैं, तो भारत के लिए भी नई अपॉर्चुनिटीज बनती हैं। हमें नया साथी मिलता है, नया मार्केट मिलता है, और इन सब का फायदा मेरे देश की युवा पीढ़ी को होता है। साथियों, आप सब सोच रहे होंगे कि पिछले 30 दिन का रिपोर्ट कार्ड देते हुए मैं सिर्फ स्पेस साइंस और ग्लोबल रिलेशंस की बात कर रहा रहूंगा क्या? यही काम किया कि मैंने 30 दिन में? ऐसा नहीं है। पिछले 30 दिनों में SC, ST, OBC के लिए, गरीबों और मिडिल क्लास के लिए, उनको एम्पावर करने के लिए भी कई कदम उठाए गए। 17 सितंबर को विश्वकर्मा जयंती पर PM विश्वकर्मा योजना लॉन्च की गई। ये योजना हमारे शिल्पकारों, कुशल कारीगरों, पारंपरिक काम से जुड़े साथियों के लिए है। रोजगार मेला लगाकर बीते 30 दिन में 1 लाख से ज्यादा नौजवानों को केंद्र सरकार में गवर्नमेंट जॉब दी गई है। जब से ये कार्यक्रम शुरू हुआ है, 6 लाख से ज्यादा युवक युवतियों को नियुक्ति पत्र दिए गए हैं। इन्हीं 30 दिनों में आपने देश के नए संसद भवन में पहले संसद सत्र को भी देखा है। देश के नए संसद भवन में पहला विधेयक पास हुआ जिसने पूरे देश को गर्व से भर दिया है। संसद ने नारी शक्ति वंदन अधिनियम के द्वारा विमेन लेड डेवलपमेंट के महत्व को सहर्ष स्वीकार किया। साथियों, बीते 30 दिनों में ही देश में इलेक्ट्रिक मोबिलिटी के विस्तार के लिए एक और बड़ा निर्णय हुआ। हमारी सरकार ने बैटरी एनर्जी स्टोरेज सिस्टम को एम्पावर करने की दिशा में एक महत्वपूर्ण योजना को स्वीकृति दी है। कुछ दिनों पहले द्वारका में अशोक भूमि इंटरनेशनल कन्वेंशन सेंटर को हमने राष्ट्र को समर्पित किया है।
युवाओं को स्पोर्ट्स में अधिक अवसर मिले, इसके लिए मैंने वाराणसी में इंटरनेशनल क्रिकेट स्टेडियम का भी शिलान्यास किया। 2 दिन पहले मैंने 9 वंदे भारत ट्रेन्स को हरी झंडी दिखाई। एक दिन में एक साथ इतनी आधुनिक ट्रेनें शुरू होना भी हमारी स्पीड और स्केल का प्रमाण है। पेट्रोकेमिकल सेक्टर में भारत की आत्मनिर्भरता को बढ़ाने के लिए एक और बड़ा कदम इन 3 दिनों में हमने उठाया है। मध्य प्रदेश में स्थित एक रिफाइनरी में पेट्रोकेमिकल कॉम्प्लेक्स का शिलान्यास किया गया है। मध्य प्रदेश में ही रिन्यूएबल एनर्जी, आईटी पार्क, एक मेगा इंडस्ट्रियल पार्क और 6 नए औद्योगिक क्षेत्रों पर काम शुरू हुआ है। ये जितने भी काम मैंने गिनाए हैं, इनका सीधा संबंध युवाओं की स्किल्स से है, युवाओं के लिए जॉब क्रिएशन से है। ये लिस्ट इतनी लंबी है कि पूरा समय इसी में बीत जाएगा। ये 30 दिन का मेरा हिसाब मैं दे रहा था आपको। अब आपने अपना हिसाब लगाया क्या? आप ज्यादा से ज्यादा कहेंगे 2 मूवी देखी। मेरे नौजवान साथियों, मैं इसलिए कह रहा हूं कि देश कितनी तेज गति से चल रहा है, कितने अलग अलग पहलुओं पर काम कर रहा है, वे मेरे देश के नौजवानों को पता होना चाहिए। साथियों, युवा वहीं पर आगे बढ़ते हैं जहां ऑप्टिमिज्म, अपॉर्चुनिटीज और ओपननेस होती है। जिस तरीके से आज भारत आगे बढ़ रहा है, उसमें आपके उड़ने के लिए पूरा आसमान खुला है। दोस्तों, मैं आपसे यही कहूंगा, बड़ा सोचें, थिंक बिग। ऐसा कुछ नहीं है जिसे आप हासिल नहीं कर सकते। ऐसी कोई उपलब्धि नहीं है जिसे हासिल करने में देश आपका साथ नहीं देगा। आप किसी भी अवसर को मामूली ना समझें, बल्कि उस अवसर को एक नया बेंचमार्क बनाने के बारे में सोचें। हमने G20 को भी इसी अप्रोच से इतना भव्य और इतना विराट बनाया। हम भी G20 प्रेसिडेंसी को सिर्फ डिप्लोमेटिक और दिल्ली सेंट्रिक अफेयर बना सकते थे, लेकिन भारत ने इसे पीपल ड्रिवन नेशनल मूवमेंट बना दिया। भारत की डायवर्सिटी, डेमोग्राफी, डेमोक्रेसी की ताकत ने G20 को नई ऊंचाई पर पहुंचा दिया। G20 की 200 से ज्यादा बैठकें हुई, 60 शहरों में इनका आयोजन हुआ। G20 की गतिविधियों में 1.5 करोड़ से ज्यादा नागरिकों ने अपना योगदान दिया। टियर 2 और टियर 3 शहरों ने भी, जहां पहले किसी इंटरनेशनल इवेंट का आयोजन नहीं हुआ था, उन्होंने भी शानदार ताकत दिखा दी। और मैं आज इस कार्यक्रम में G20 के लिए अपने यूथ की विशेष तौर पर सराहना करूंगा। 100 से ज्यादा यूनिवर्सिटी और 1 लाख विद्यार्थियों ने यूनिवर्सिटी कनेक्ट प्रोग्राम के जरिए
G20 में भागीदारी की। सरकार ने G20 को स्कूल्स, हायर एजुकेशन और अनेक इंस्टीट्यूशंस और स्किल डेवलपमेंट इंस्टीट्यूट में 5 करोड़ से ज्यादा स्टूडेंट्स तक पहुंचाया। हमारे लोगों ने बड़ा सोचा, लेकिन जो डिलीवर किया वो उससे भी ज्यादा भव्य रहा है। साथियों, आज भारत अपने अमृत काल में है। ये अमृत काल आप जैसी अमृत पीढ़ी का ही काल है। 2047 में हम देश की आजादी के 100 वर्ष पूरे करेंगे। वो हमारे लिए एक ऐतिहासिक क्षण होगा। 2047 तक का कालखंड वही समय है जिसमें आप युवा भी अपने भविष्य का निर्माण करेंगे। यानी अगले 25 साल जितने आपकी जिंदगी में महत्वपूर्ण है, उतने ही देश के जीवन में महत्वपूर्ण है। इसलिए एक ऐसा समय है जिसमें देश के विकास के कई फैक्टर्स एक साथ जुड़ गए हैं। इस तरह का समय न इतिहास में पहले कभी आया, न भविष्य में आने का अवसर मिलेगा। यानी न भूतो न भविष्यति। आज हम दुनिया की सबसे तेज गति से बढ़ने वाली अर्थव्यवस्था है। पता है ना? नहीं मालूम? मालूम है? रिकॉर्ड कम समय में हम 10वें नंबर की अर्थव्यवस्था से 5वीं सबसे बड़ी अर्थव्यवस्था बन गए। आज भारत पर दुनिया का भरोसा बुलंद है। भारत में निवेश रिकॉर्ड स्तर पर और सर्विस सेक्टर नई ऊंचाइयां छू रहा है। हमारा निर्यात, एक्सपोर्ट नए रिकॉर्ड बना रहा है। सिर्फ 5 वर्षों में 13.5 करोड़ से ज्यादा लोग गरीबी से बाहर आए हैं। यही भारत का नियो मिडिल क्लास बन गया है। देश में सोशल इंफ्रास्ट्रक्चर, फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर और डिजिटल इंफ्रास्ट्रक्चर के निर्माण से विकास में अभूतपूर्व तेजी आ गई है। इस साल फिजिकल इंफ्रास्ट्रक्चर में 10 लाख करोड़ का निवेश किया जा रहा है। और इस तरह का निवेश साल दर साल बढ़ता ही जा रहा है। आप कल्पना कीजिए कि इसका कितना बड़ा प्रभाव हमारी अर्थव्यवस्था पर पड़ेगा और कितने नए अवसर तैयार होंगे। साथियों, आप जैसे युवाओं के लिए ये अवसरों का दौर है। साल 2020 के बाद करीब 5 करोड़ साथी ईपीएफओ पेरोल से जुड़े हैं। इनमें से लगभग 3.5 करोड़ लोग ऐसे हैं जो पहली बार ईपीएफओ के दायरे में आए हैं। पहली फॉर्मल जॉब्स उन्हें मिली है। इसका मतलब ये है कि आप जैसे युवाओं के लिए
फॉर्मल जॉब्स के मौके भारत में लगातार बढ़ रहे हैं। 2014 से पहले हमारे देश में 100 से भी कम स्टार्टअप्स थे। कितने? मैं इसलिए बुला रहा हूं क्योंकि क्लास में हम लोग ऐसे ही पढ़ते हैं ना। कितने स्टार्टअप 2014 के पहले? कितने? आज इनकी संख्या 1 लाख को भी पार कर गई है। स्टार्टअप की इस लहर ने कितने ही लोगों को रोजगार के मौके दिए हैं। आज भारत दुनिया का दूसरा सबसे बड़ा मोबाइल मैन्युफैक्चरर बन गया है। हम मोबाइल फोन के इंपोर्टर से आज एक्सपोर्टर बन गए हैं। इसके कारण भी बड़ी संख्या में नौकरियों के अवसर बने हैं। डिफेंस मैन्युफैक्चरिंग के क्षेत्र में भी बीते कुछ वर्षों में बड़ा विकास हुआ है। 2014 की तुलना में डिफेंस एक्सपोर्ट 23 गुना बढ़ा है। जब इतना बड़ा परिवर्तन होता है तो डिफेंस इकोसिस्टम की पूरी सप्लाई चेन में भी बड़ी संख्या में नई नौकरियों के अवसर बनते हैं। मैं जानता हूं कि हमारे कई युवा साथी जॉब सीकर के बजाय जॉब क्रिएटर बनना चाहते हैं। सरकार की मुद्रा योजना के जरिए देश के छोटे व्यापारियों को आर्थिक मदद मिलती है। आज 8 करोड़ लोगों ने 8 करोड़, आप कल्पना कीजिए, आंकड़ा बहुत बड़ा है ये। 8 करोड़ लोगों ने फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर, जिनके परिवार में कभी एंटरप्रेन्योर के नाते कोई नहीं था, फर्स्ट टाइम एंटरप्रेन्योर के तौर पर अपना कोई बिजनेस शुरू किया है, कोई कारोबार शुरू किया है, अपना काम शुरू किया है। पिछले 9 वर्षों में 5 लाख कॉमन सर्विस सेंटर भी खोले गए हैं। इनमें से हर एक में 2 से 5 लोगों को नौकरी मिली है। साथियों, ये सब भारत में आई पॉलिटिकल स्टेबिलिटी, पॉलिसी क्लैरिटी और हमारे डेमोक्रेटिक वैल्यूज की वजह से हो रहा है। पिछले 9 वर्षों में भ्रष्टाचार को कंट्रोल करने के ईमानदार प्रयास हुए हैं। आप में से बहुत सारे विद्यार्थी वो होंगे जो 2014 में, आज से 10 साल पहले, उनकी उम्र क्या होगी? कोई 10, कोई 12, कोई 14। तो उस समय उनको पता ही नहीं होगा कि हेडलाइन अखबार में क्या आती थी। कैसे भ्रष्टाचार ने देश को बर्बाद करके रखा था। साथियों, आज मैं बड़ा गर्व से कह सकता हूं, बिचौलियों और लीकेज को रोकने के लिए नए टेक्नोलॉजी आधारित सिस्टम हमने बनाए हैं। कई तरह के रिफॉर्म्स लाकर और दलालों को सिस्टम से बाहर कर एक पारदर्शी व्यवस्था बनाई गई है। बेईमानों को सजा और ईमानदारी को सम्मान दिया जा रहा है। मैं हैरान हूं, आजकल मुझ पर एक आरोप क्या है कि मोदी लोगों को जेल में डालता है। अब मुझे बताइए भाई, देश का माल चोरी किया है तो कहां रहेंगे? कहां रहना चाहिए?
ढूंढ ढूंढ करके भेजना चाहिए कि नहीं भेजना चाहिए? जो काम आप चाहते हैं वही मैं कर रहा हूं ना। कुछ लोग बड़े परेशान हैं। साथियों, विकास की यात्रा को जारी रखने के लिए क्लीन, क्लियर और स्टेबल गवर्नेंस बहुत जरूरी है। अगर आपने निश्चय कर लिया तो 2047 तक भारत को एक विकसित, समावेशी और आत्मनिर्भर देश बनने से कोई नहीं रोक सकता। साथियों, एक और बात भी हमें ध्यान रखनी होगी। सिर्फ भारत ही आपसे बेहतर करने की अपेक्षा नहीं कर रहा है। पूरी दुनिया आपको उम्मीद की नजर से देख रही है। दुनिया को भारत का और भारत के युवाओं का पोटेंशियल और परफॉर्मेंस दोनों का पता चल चुका है। अब उनको समझाना नहीं पड़ता, इंडिया का बेटा है तो क्या होगा, इंडिया की बेटी है तो क्या होगा। वो समझ जाता है, भाई ये तो मान लो। दुनिया की प्रगति के लिए भारत की प्रगति और भारत के युवाओं की प्रगति बहुत आवश्यक है। मैं निश्चिंत होकर देश को असंभव लगने वाली गारंटियां दे पाता हूं, तो उसकी वजह से आप देशवासियों का, उसके पीछे जो ताकत है ना, वो आप मेरे साथियों का सामर्थ्य है। मैं उन गारंटियों को पूरा कर पाता हूं तो उसके पीछे भी आप जैसे युवाओं का सामर्थ्य होता है। मैं दुनिया के मंचों पर जोरदार तरीके से भारत की बात रख पाता हूं तो उसकी प्रेरणा भी मेरी युवा शक्ति है। इसलिए भारत का युवा मेरी असली ताकत है। मेरा पूरा सामर्थ्य उसी में है और मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि मैं आपके बेहतर भविष्य के लिए, आपके बेहतर भविष्य के लिए दिन रात परिश्रम करूंगा। लेकिन फ्रेंड्स, मेरी आपसे भी अपेक्षाएं हैं। मैं आज आपसे भी कुछ मांगना चाहता हूं। बुरा नहीं लगेगा ना? आपको लगेगा ये कैसा प्रधानमंत्री है, हम नौजवानों से मांग रहा है। साथियों, मैं आपसे ये नहीं मांग रहा हूं कि आप मुझे चुनाव जिता देना। साथियों, मैं आपसे ये भी नहीं कहूंगा कि मेरी पार्टी में आप शामिल हो जाइए। साथियों, मेरा कुछ भी पर्सनल नहीं है। जो है वो देश का है, देश के लिए है। और इसलिए मैं आज आपसे कुछ मांग रहा हूं, देश के लिए मांग रहा हूं। स्वच्छ भारत अभियान को सफल बनाने में आप युवाओं की बहुत बड़ी भूमिका रही है। लेकिन स्वच्छाग्रह एक दो दिन का इवेंट नहीं है, ये एक सतत प्रक्रिया है। इसे हमें आदत बनाना पड़ रहा है और इसलिए 2 अक्टूबर को
पूज्य बापू की जन्म जयंती से ठीक पहले 1 अक्टूबर को स्वच्छता से जुड़ा बहुत बड़ा कार्यक्रम पूरे देश में होने वाला है। आप सभी युवा साथियों को इसमें बढ़ चढ़ करके हिस्सा लेने के लिए मैं आपसे मांग कर रहा हूं। करेंगे पूरा? पक्का करेंगे? आपकी यूनिवर्सिटी भी लगेगी? आप कोई एरिया तय करके पूरी तरह क्लीन करके रहेंगे? मेरा दूसरा आग्रह है, डिजिटल लेन देन को लेकर है, यूपीआई से जुड़ा है। आज पूरी दुनिया डिजिटल भारत की, यूपीआई की इतनी प्रशंसा कर रही है, ये गौरव भी आपका है। आप सभी युवा साथियों ने इसको तेजी से अपनाया भी और फिनटेक में उससे जुड़े अद्भुत इनोवेशन भी किए। अब इसके विस्तार की, इसको नई दिशा देने का दायित्व भी मेरे नौजवानों को ही उठाना होगा। क्या आप तय करेंगे कि मैं कम से कम 1 सप्ताह में 7 लोगों को यूपीआई ऑपरेट करना सिखाऊंगा, यूपीआई से काम करना सिखाऊंगा, डिजिटल लेन देन सिखाऊंगा? करेंगे? देखिए, देखते ही देखते बदलाव शुरू हो जाता है दोस्तों। साथियों, मेरा आपसे तीसरा एक आग्रह और मेरी मांग है, वोकल फॉर लोकल को लेकर है। साथियों, इसको आप ही आगे बढ़ा सकते हैं। अगर एक बार आपने इसको हाथ में ले लिया ना, दुनिया फिर रुकने वाली नहीं है, मान लीजिए दोस्तों। क्योंकि मेरा आपकी ताकत पर भरोसा है। आपको अपनी ताकत पे भरोसा है कि नहीं मुझे मालूम नहीं, मुझे है। देखिए, ये समय त्योहारों का है। आप प्रयास करें कि त्योहारों में गिफ्ट देने के लिए जो भी आप खरीदारी करें, वो मेड इन इंडिया हो। अपने जीवन में भी आग्रह करें दोस्तों, उन्हीं चीजों का इस्तेमाल करें, उन्हीं प्रोडक्ट को उपयोग करें जिसमें भारत की मिट्टी की खुशबू हो, जिसमें भारत के श्रमिकों के पसीने की महक हो। और वोकल फॉर लोकल का ये अभियान सिर्फ त्योहारों तक सीमित नहीं रहना चाहिए। मैं एक काम बताता हूं, आप करेंगे? होमवर्क के बिना तो क्लास होता ही नहीं है। करेंगे? कुछ लोग तो बोलते ही नहीं है। आप अपने परिवार के सब लोगों के साथ मिलकर के कागज पेन लेकर के, या तो फिर मोबाइल पर लिखते हो तो मोबाइल पे सूची बनाइए कि आपके घर में जिन चीजों का आप उपयोग करते हैं, 24 घंटे में जिन जिन चीजों का आप उपयोग करते हैं, उसमें कितनी हमारे देश की हैं और कितनी बाहर की है। बनाएंगे सूची? आपको पता भी नहीं होगा कि आपके जेब में जो कंगा है ना, कंगी, वो भी कभी विदेश से आ गई होगी, पता नहीं होगा। ऐसी ऐसी चीजें विदेशी हमारे घर में, हमारे जीवन में घुस गई हैं। देश को बचाने के लिए बहुत जरूरी है दोस्तों। हां, कुछ चीजें ऐसी हैं जो हमारे देश में जैसी चाहिए वैसी नहीं है, ठीक है। लेकिन हम आग्रह से देखें कि भाई जरा तला से तो कहीं गलती तो नहीं हो रही है। एक बार मेरे देश में बनी हुई चीजें मैं खरीदना शुरू करूंगा ना, तो आप देखना दोस्तों, हम इतनी तेजी से हमारा उद्योग व्यापार बढ़ेगा जिसकी आप कल्पना नहीं कर सकते। छोटा छोटा काम भी
बड़े बड़े सपने पूरे करता है। साथियों, हमारे कैंपस भी वोकल फॉर लोकल के बहुत बड़े सेंटर हो सकते हैं। हमारे कैंपस सिर्फ पढ़ाई के नहीं बल्कि फैशन के भी सेंटर होते हैं। क्यों? अच्छा नहीं लगा? कोई डे मनाते होते तभी होता है क्या? हैं? आज रोज डे है। क्या हम खादी को, भारतीय फैब्रिक को कैंपस का फैशन स्टेटमेंट नहीं बना सकते? आप सभी युवाओं में ये ताकत है। आप मार्केट को, ब्रांड्स को, डिजाइनर्स को अपनी तरफ मोड़ने के लिए मजबूर कर सकते हैं। कॉलेज और यूनिवर्सिटी कैंपस में अनेक कल्चरल फेस्टिविटीज होती है, एक्टिविटीज होती है। उसमें हम खादी से जुड़े फैशन शो करा सकते हैं। हम अपने विश्वकर्मा साथियों, हमारे आदिवासी साथियों के शिल्प को प्रदर्शित कर सकते हैं। ये भारत को आत्मनिर्भर बनाने का, भारत को विकसित बनाने का रास्ता है। इसी रास्ते पर चलते हुए हम बड़ी संख्या में रोजगार निर्मित कर सकते हैं। और आप देखिए, ये जो 3 छोटी छोटी बातें मैंने बताई है, आपके सामने जो मैंने कुछ मांग रखी है, आप एक बार देख लेना आपको कितना फायदा होता है, देश को कितना फायदा होता है, किसको कितना फायदा होगा। जरूर देखिए मेरे नौजवान साथियों, अगर हमारा यूथ, हमारी नई जनरेशन एक बार ठान लेना तो इच्छित परिणाम मिल ही जाता है। मुझे विश्वास है कि भारत मंडपम से आप आज जाएंगे, इस संकल्प लेकर के जाएंगे और संकल्प लेकर अपने इन सामर्थ्य को भी जरूर प्रकट करके रहिएगा। साथियों, हम पल भर के लिए सोचिए, हम वो लोग हैं जिन्हें देश के लिए मरने का मौका नहीं मिला है। जो सौभाग्य भगत सिंह को मिला, सुखदेव को मिला, चंद्रशेखर को मिला, आजाद को मिला, हमें नहीं मिला। लेकिन भारत के लिए जीने का मौका हमें मिला है। आज से 100 साल पहले की तरफ नजर करिए। 1920, 22, 23, 25, 30 का कल्पना कीजिए आप। उस समय का जो नौजवान था, उसने ठान लिया था कि मैं देश को आजाद कराने के लिए जो कुछ भी कर सकता हूं मैं करूंगा, जो मार्ग मिलेगा मैं करूंगा। और उस समय के नौजवान चल पड़े थे। किताबें अलमारी में रख दी थी, जेलों में जाना पसंद किया था, फांसी के तख्त पर चढ़ना पसंद किया था। जो राह मिली उस राह पर चल दिए थे। 100 साल पहले जो पराक्रम की पराकाष्ठा हुई, त्याग और तपस्या का माहौल बना, मातृभूमि के लिए जीने मरने का इरादा मजबूत हुआ। देखते ही देखते 25 साल में देश आजाद हो गया। हुआ कि नहीं दोस्तों? उनके पुरुषार्थ से हुआ कि नहीं हुआ? अगर उस 25 साल के राष्ट्रव्यापी जो सामर्थ्य पैदा हुआ, उसने 1947 में देश को स्वराज्य दिया। साथियों, मेरे साथ चल पड़ो, आओ, मैं आपको निमंत्रण देता हूं। 25 साल हमारे सामने है। 100 साल पहले जो हुआ था,
हम एक बार वो स्वराज्य के लिए चले थे, हम समृद्धि के लिए चल पड़े। 25 साल में इस देश को समृद्ध बना करके रहेंगे, उसके लिए मुझे जो करना पड़ेगा, मैं पीछे नहीं हटूंगा। आत्मनिर्भर भारत समृद्धि के द्वार खोलता है दोस्तों। आत्मनिर्भर भारत स्वाभिमान को नई ऊंचाई पर पहुंचाता है। उस संकल्प को लेकर के चलिए, आइए हम मिलकर के एक समृद्ध भारत का संकल्प पूरा करें। 2047 में हम डेवलप कंट्री होने चाहिए। और तब आप अपने जीवन की सबसे ऊंचे पायदान पर होंगे। 25 साल के बाद आप जहां भी होंगे, अपने जीवन के सबसे ऊंचे पायदान पर होंगे। आप कल्पना करो दोस्तों, मैं जो आज मेहनत कर रहा हूं ना, और कल मैं आपको लेकर के मेहनत करने वाला हूं, वो आपको कहां से कहां पहुंचा देगा। आपके सपने साकार होने में कोई रोक नहीं कर सकता है दोस्तों। और मैं आपको गारंटी देता हूं दोस्तों, भारत को दुनिया की 3 टॉप इकोनॉमी में मैं ला करके रखूंगा। और इसीलिए मैं आपका साथ चाहता हूं, आपका सहयोग चाहता हूं, मां भारती के लिए चाहता हूं, 140 करोड़ भारतवासियों के लिए चाहता हूं। मेरे साथ बोलिए, भारत माता की। पूरी ताकत से बोलिए दोस्तों, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। बहुत बहुत धन्यवाद। बहुत बहुत धन्यवाद माननीय प्रधानमंत्री जी, आपके प्रेरणादायक शब्दों के लिए हार्दिक आभार। विकसित भारत के सपनों को आकार देने के लिए परम प्राण से जुटे हैं माननीय प्रधानमंत्री जी। माननीय भारत मंडपम माननीय प्रधानमंत्री जी के द्वारा किया गया वेब ई पुस्तकें G20 मोबाइल ऐप पर उपलब्ध हैं। आज जो भी फोटोग्राफ्स इस ऑडिटोरियम में खींची गई हैं, वे सभी फोटोग्राफ्स आप नमो ऐप पे जाकर एक्सेस कर सकते हैं। नमो ऐप में फोटो बूथ में जाकर आपका फेस स्कैन होगा, अपने कैमरे से आप फेस स्कैन करें, उससे आपको आपकी जो भी फोटोग्राफ्स नमो ऐप पे उपलब्ध है वो आपको मिल जाएंगी। यहां से डिपार्चर को लेकर महत्वपूर्ण जानकारी, पहली बात